मेरी मौत के बाद मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने जब मेरी कब्र पर आकर सबसे पहले जो किया वो मुझे शोक मनाना नहीं था। उसने मेरी कब्र पर वाईफाई लगवा दिया ताकि जब और लोग यहाँ वाईफाई का फायदा उठाने आए तो तुम अकेले न रहो। कब्र से वाईफाई कौन चुराएगा भूतों के अलावा, और इन पहाड़ों में बिजली कहाँ से आएगी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त शूशियाओ को ये कहते सुनकर मैं इतना चिढ़ गई कि लगभग वापस जिंदा हो जाती। काम के दौरान शूशियाओ बड़बड़ाई, देखो सोलर पैनल, तुम हैंडसम लड़के देखोगी और मैं ये फोन चला रही हूँ, देखते ही मैसेज जरूर करना वरना वाईफाई काट दूंगी। वाईफाई और फोन के साथ तुम बस यूं ही बोर नहीं बैठोगी। अगर मैं हाथ न हिलाता तो लगता वो सुन सकती है, पर वो मेरी इतनी परवाह करती थी तो मैंने उससे नाराज न होने का सोचा। ऐसी पागलपन भरी तरकीब वहीं सोच सकती थी। ज्यादा देर नहीं लगी, सूशियाओ ने पोर्टेबल वाईफाई पूरी तरह सेट कर दिया। वह थककर जमीन पर गिर पड़ी, मेरी कब्र को आंसू भरी आंखों से घूरती रही। फिर माहौल अचानक बदल गया। तुम ऐसे अचानक मर कैसे सकते हो? तुम्हें मुझे 2000 रुपए देने थे और मुझे तो कुछ 100 रुपए और भी खर्च करने पड़े। तुम ही मेरी एकमात्र दोस्त हो। अगले जन्म में पैसे लौटा देना, समझी? मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूंगी। सूशियाओ और मैं एक जैसे थे, हम दोनों ने बचपन में ही माता पिता को खोया था। पैसे बचाना मुश्किल था। वो मजाक में कहती, मेरे घर में तुम कभी भी फर्श पर सो जाना। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, वाह तुम कितनी अच्छी दोस्त हो। पर मैं जानती थी कि वो सच में अपना घर खरीदना चाहती थी। शुक्र है मेरे चाचा थे, वरना दफन की जगह भी ना होती। मैंने सच में कहा था कि तुम मेरे घर रह सकती हो। तुमने घर बिकने का इंतजार क्यों नहीं किया? मैं निकल रही हूँ। अगली बार नया फोन लाना और मैसेज करना ना भूलना। सूशियाओ मेरे साथ बैठकर देर तक बातें करती रही। वह अंधेरा होने से ठीक पहले तक नहीं गई, पूरी तरह से जाने के लिए अनिच्छुक थी। उस रात अपनी कब्र पर बैठी मैंने सूशियाओ के जलाए फोन को इंटरनेट से जोड़ना चाहा। जैसे ही वह कनेक्ट हुआ मेरे हाथ कांपने लगे। ये किस तरह की परलोक की तकनीक है? कब्रिस्तान में बैठकर थर्स्ट ट्रैप्स देखना वाकई में मजेदार है। क्या मैं भी देख सकता हूँ? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और तुम्हारा चेहरा वाकई में चौंकाने वाला है। शांत रहो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। ओह मैं भूल ही गई थी कि अब मैं क्या हूँ। मुझे डरा हुआ देख वह मुड़ा और चेहरे पर राख मल ली। खूनी छेद तुरंत ही गायब हो गया। क्या मैं तेरा फोन ले सकता हूँ? इसे इस्तेमाल कर लो, पर ले नहीं सकते। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मुझे याद नहीं है। उसने नहीं बताया तो मैंने बात छोड़ दी। तुम इन्फ्लुएंसर हो, मानो या न मानो, मरने के बाद मेरी यादों में बस यही अकाउंट बचा था। इतने क्राइम शो देखने के बाद मुझे तुरंत लगा कि मामला साधारण नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, वह एक मशहूर इन्फ्लुएंसर निकला। इंटरनेट पर काफी कोशिश के बाद भी मुझे उसकी मौत की वजह नहीं मिली। बस मुझे उसका नाम झांग चेन और अगले शहर का पता मिल सका। मैंने पूछा, क्या माता पिता से बात करनी है? परवाह होती तो वे रिपोर्ट करते ना, शायद उनकी कोई वजह रही होगी। अकाउंट अपडेट्स के हिसाब से वह 6 महीने पहले मर चुका था। इतने समय में क्या उसके माता पिता ने सच में कभी उसकी तलाश नहीं की थी और उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था? तो यह सामान्य मौत तो बिल्कुल नहीं थी, पर अगर वो नहीं बताना चाहता तो मैं भी दखल नहीं देती। जियांग चेन को दिलासा देकर मैंने फोन लिया और अपनी सहेली सूशियाओ को याद किया। उसका शुक्रिया कि उसने मेरे सफर को इतना मजेदार बनाया। पर मैंने सोचा अगर कोई इंसान भूत देख ले तो शायद वो डर से पागल हो जाए, और मैं नहीं चाहती थी कि एक और भूत मेरे साथ आ जाए। जियांग चेन और मैंने, 2 भूतों ने कुछ सुकून के दिन साथ बिताए। फिर वहां एक पैरानॉर्मल स्ट्रीमर आया। वह मेरा पसंदीदा स्ट्रीमर काई था। अब वो मेरी कब्र के सामने लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। मुझे ये पसंद आया। दोस्तों, आज मैं पहाड़ों के बीच एक कब्रिस्तान में ले चलूंगा। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। लेकिन